के खिलाफ बीजेपी के धरना प्रदर्शन, धर्मांतरण और अत्याचार के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। पुराना बस स्टैंड पर जारी प्रदर्शन। आइए खबरों को देखते हैं विस्तार से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। इस दौरान कई मौके आए जब संसद में गर्मा गर्मी देखने को मिली, गहमा गहमी का भी माहौल रहा और कुछ मौकों पर सदन ठहाकों से गूंज गया। इस दौरान पीएम ने कई मुद्दों पर यूपीए सरकार को भी घेरा। उन्होंने कहा कि आजादी के इतिहास में 2004 से 2014 का दशक सबसे ज्यादा घोटालों का दशक कहा जाता है। मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले, मैं लाल चौक पहुंचूंगा, फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। एंड देयर वाज नो आंसर। एक जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने, और मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, तो सिंपल से सवाल थे, जवाब नहीं दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद के बजट सत्र के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। विपक्ष पर हमला करने के लिए पीएम ने काका हाथरसी के दोहे, बाघ और शिकारी की एक कहानी के साथ ही दुष्यंत कुमार के एक शेर का जिक्र करते हुए विपक्ष की भावनाओं की पोल खोली। पीएम ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि हमारा देश एक विश्वास से भरा हुआ है, सपने और संकल्प लेकर चलने वाला देश है, लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसी निराशा में डूबे हुए हैं। पीएम ने कहा कि काका हाथरसी ने बड़ी मजेदार बात कही थी, आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जिसकी जैसी भावना वैसा दिखे सीन। ये निराशा भी ऐसे ही नहीं आई। आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। पिछले 10 साल में 2014 के पहले 2004 से 14 भारत की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो गई। निराशा नहीं होगी तो क्या होगा। 10 साल में महंगाई डबल डिजिट रही, और इसलिए कुछ अगर अच्छा होता है तो निराशा और उभर करके आती है। वहीं पीएम मोदी ने भारत जोड़ो यात्रा पर भी तंज कसा और कहा, जो अभी अभी जम्मू कश्मीर से घूम कर आए हैं उन्होंने देखा होगा कि कितनी आन बान शान के साथ वहां जा सकते हैं। पिछली शताब्दी में मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेकर गया था और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर गया था। लाल चौक में तिरंगा फहराकर मैंने कहा था, आमतौर पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा लहराता है तो भारत का आयुध और बारूद सलामी देता है। आज जब लाल चौक पर तिरंगा फहराया गया तो दुश्मन देश का बारूद सलामी दे रहा है। मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले, मैं लाल चौक पहुंचूंगा, फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। जो कभी कहते थे तिरंगे से शांति बिगड़ने का खतरा लगता था कुछ लोग, अब वो भी तिरंगा यात्रा में शरीक हो गए। पीएम मोदी ने संसद में भाषण के दौरान यूपीए सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 2004 से 2014 तक आजादी के इतिहास में वो सबसे ज्यादा घोटालों का दशक रहा। लेकिन देश का सामर्थ्य तो पहले भी था, लेकिन 4 से लेकर 14 तक इन्होंने वो अवसर गंवा दिया। और यूपीए की पहचान बन गई, हर मौके को मुसीबत में पलट दिया, हर मौके को मुसीबत में पलट दिया। जब टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन का युग बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, उछल रहा था, उसी समय ये 2G में फंसे रहे, मौका मुसीबत में। सिविल न्यूक्लियर डील हुआ, जब सिविल न्यूक्लियर डील की चर्चा थी तब ये कैश फॉर वॉट में फंसे रहे। ये खेल चले। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए। भारत को दुनिया के सामने, भारत की युवा सामर्थ्य को प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन फिर मौका मुसीबत में
और CWG घोटाले में पूरा देश दुनिया में बदनाम हो गया। जब पीएम मोदी कांग्रेस पर जमकर हमला बोल रहे थे तब कांग्रेस के सांसदों ने वॉकआउट कर दिया था, लेकिन संसद में सबसे पहले शशि थरूर वापस आए। बाकी कांग्रेस के सांसद थोड़ी देर के बाद संसद में लौटे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समस्या हमेशा से चर्चाओं का केंद्र रहती है। ताजा मामला पूरी पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती से जुड़ा है। उन्होंने नक्सलवाद के मुद्दे पर सियासी पार्टियों को घेरा है, जिस पर कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस की सरकार में प्रदेश में नक्सलवाद की घटनाओं में 80% की कमी आई है, तो बीजेपी कह रही है कि नक्सलवाद पैदा क्यों हुआ, इस पर विचार करना पड़ेगा। सत्तारूढ़ पार्टी, सत्तारूढ़ दल, विपक्ष दोनों नक्सलवाद से हाथ खींच रहे, कितना रह जाएंगे बताइए, बाकी मैं हल कर दूंगा, ठीक है। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों नक्सलवाद से अपना हाथ खींच रहे, कितने नक्सलवादी रह जाएंगे मैं पूछना चाहता हूँ। जो रह जाएंगे मैं दावा करता हूँ सब नक्सलवाद को खत्म कर। बस्तर जिला मुख्यालय में लालबाग मैदान में आयोजित धर्म सभा को संबोधित करते हुए पूरी पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने ये बात कही। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि नक्सली राजनीतिक पार्टियों के ही पाले में हुए हैं। सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष दोनों नक्सलवाद से अपना हाथ खींच ले, मैं नक्सलवाद खत्म कर दूंगा। उनके इस बयान पर कांग्रेस ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार में नक्सलवाद कम हुआ है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद नक्सलवादी घटनाओं में 80% की कमी आई है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार में नक्सलवाद बढ़ा, कांग्रेस ने नक्सलवाद के दंश को झेला है। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद नक्सलवादी घटनाओं में, नक्सलवाद में 80% की कमी आई है। जो नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के 14 जिलों तक फैला हुआ था वो बस्तर के कुछ ही क्षेत्रों में रह गया है। और एनसीआरबी के आंकड़े और केंद्रीय गृह मंत्रालय दोनों इस बात को मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी घटनाओं में कमी आई है। महाराज निश्चलानंद जी का जो बयान है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में ज़्यादा लागू होता है। छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब नक्सलवाद पुष्पित पल्लवित हुआ और कांग्रेस ने तो नक्सलवाद के दंश को झेला है। नक्सलवाद को संरक्षण देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। हमने अपने नेताओं की पूरी एक पीढ़ी खोया है, तो नक्सलवाद के बारे में कांग्रेस पार्टी कभी भी सहानुभूति नहीं रखती। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रविंद्र चौबे ने नक्सलवाद पर शंकराचार्य के बयान का समर्थन किया और कहा कि उनकी बात पर टिप्पणी करना उचित नहीं, लेकिन उन्होंने अगर ये बात कही है तो सभी सनातन धर्मियों को समझने की जरूरत है। इस देश में सनातन परंपरा में शंकराचार्य का पद और उसमें जिनका भी अभिषेक हुआ रहता है उसको हम लोग मानते हैं कि सनातन का वो प्रमुख होते हैं और उनकी बात में टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन अगर गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी ने ऐसी बात कही है तो ये मैं समझता हूँ सभी सनातन धर्मियों को समझने की बात है। हिंदुत्व की और सनातन की बात करने वाले लोग सनातन के पक्ष में कितना काम कर रहे हैं ये मैं समझता हूं कि शंकराचार्य जी के सर्टिफिकेशन के बाद अब कुछ बचता नहीं है। तो वहीं नक्सलवाद पर शंकराचार्य के बयान पर ओम माथुर ने कहा कि शंकराचार्य जी जो भी शब्द बोलते हैं सोच समझकर बोलते हैं। नक्सलवाद पैदा क्यों हुआ इस पर भी विचार करना पड़ेगा। जगतगुरु शंकराचार्य जी जो भी शब्द बोलते हैं सोच समझ के बोलते हैं, इसलिए उनके ऐसे बड़े संत के बारे में हम जैसों को कमेंट करना ठीक नहीं रहता है। कोई न कोई प्लानिंग से उन्होंने कहा। क्या इस बात माना जाए कि निश्चलानंद जी नहीं माना जाए नहीं माना जाए ये आगे का विषय है। अभी तो वर्तमान में नक्सलवाद पैदा क्यों हुआ इस पे भी शोध करना पड़ेगा। लेकिन इतने बड़े संत ने कुछ कही है बात, एक नक्सलवाद के विषय पर संपूर्ण राष्ट्र को एक होना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। इसलिए किसी भी संत के कही हुई बात पे हम जैसे कार्यकर्ताओं को प्रतिक्रिया नहीं करते। सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष दोनों नक्सलवाद से अपना हाथ खींच लें, मैं नक्सलवाद खत्म कर दूंगा। बहरहाल देखना होगा इस बेहद ही गंभीर समस्या का समाधान कब होता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर के दरभा घाटी की झीरम में नक्सलियों के द्वारा कांग्रेस के काफिले पर किए गए हमले की जांच के लिए गठित जांच आयोग का कार्यकाल 6 महीने के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है।
शासन के सामने आयोग ने सौंपा गया कार्यकाल पूरा न होने का हवाला दिया था। झीरम कांड जांच आयोग का कार्यकाल बढ़ाने पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। चर्चित झीरम नरसंहार के 10 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन अब भी झीरम के जख्म हरे हैं। आंसुओं और दर्द में आज भी झीरम के पीड़ित डूबे हैं। उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। दूसरी ओर एक बार फिर हमले की जांच के लिए गठित जांच आयोग का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। शासन के समक्ष आयोग ने सौंपा गया कार्य पूरा नहीं होने का हवाला दिया था। जांच आयोग का कार्यकाल बढ़ाने की सूचना राजपत्र में प्रकाशित की गई है। झीरम कांड जांच आयोग का कार्यकाल बढ़ाने पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। आयोग का कार्यकाल बढ़ाने के मामले पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले पर राजनीति करना चाहती है। यदि सरकार इस मामले पर गंभीर होती तो पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए कार्यकाल में वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं होती। झीरम के मामले में कांग्रेस की सरकार केवल राजनीति करना चाहते हैं। यदि वास्तविक में उनकी गंभीरता होती कि परिवार को न्याय मिले तो मुझे लगता है कि कार्यकाल में वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं थी। दम के साथ बोलते हैं कि हमारे पास साक्ष्य है, पॉकेट में रखा हुआ है। आखिर वो साक्ष्य बाहर क्यों नहीं आ रहा है? पॉकेट से उनके साक्ष्य कब बाहर निकलेगी? वहीं बीजेपी के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने बीजेपी और एनआईए पर सवाल उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी क्यों जांच रोक रही है? हमने एनआईए को भी पत्र लिखा, होम मिनिस्टर को भी पत्र लिखा और विभिन्न मंचों पे कहा कि आपके एनआईए जांच पूरी हो गई क्योंकि आप फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर चुके हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ के जनता को, छत्तीसगढ़ में जो झीरम घाटी में जो शहीद हुए हमारे नेता हो चाहे जवान हो, उसके परिवार को न्याय नहीं मिला और वो हमको वो रिपोर्ट जांच करने का अधिकार हमको दे दिया जाए। हम कोर्ट में गए तो एनआईए कोर्ट पहुंच जाती है। तो कानून के आड़ लेकर भारतीय जनता पार्टी किसको बचाना चाह रही है? अपराधियों को, षड्यंत्र क्यों उजागर नहीं होने दे रहा है? महत्वपूर्ण बात यह है। साल 2013 को कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा निकाली थी। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस परिवर्तन यात्रा में हिस्सा लेते हुए दरभा घाटी के झीरम पहुंचे थे कि तभी नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में कांग्रेस नेताओं और उनके सुरक्षा गार्ड को संभलने का मौका तक नहीं मिला। नक्सलियों ने कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा को ढूंढकर गोली मारी। उसके बाद नक्सलियों ने एक-एक कर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना पर राजनीति लगातार जारी है। यही वजह है कि 9 साल बाद भी इस झीरम के गुनहगार अभी तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंच पाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस की महादेव ऐप और सटोरियों पर कार्रवाई खूब सुर्खियां बटोर रही है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और योगी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी और योगी सरकार महादेव सट्टा ऐप को संरक्षण दे रही है। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी कह रही है कि प्रदेश सरकार सिर्फ दिखाने के लिए छोटी मोटी कार्रवाई कर पीठ थपथपा रही है। महादेव ऐप ऑनलाइन सट्टा कारोबारियों के खिलाफ पिछले दिनों दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और छत्तीसगढ़ से बाहर जाकर नोएडा में महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के ब्रांच को ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद सियासत शुरू हो चुकी है। इस मामले पर कांग्रेस ने पूरी कार्रवाई को लेकर यूपी की योगी सरकार पर संरक्षण का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस इकलौती पुलिस है जो महादेव ऐप को लेकर कार्रवाई कर रही है। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के लोग इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। इस मामले में कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी और योगी सरकार महादेव सट्टा ऐप को संरक्षण दे रही है, ये कहा है। एनसीआर से लगे हुए उत्तर प्रदेश के नोएडा में गई थी, जहां पे उसने महादेव ऐप के कुछ अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके उसको रायपुर ले आई। यहाँ पे उसके बाद संबंधित थाने जहाँ पे अपराध दर्ज थे उसके न्यायालय क्षेत्र में उनको प्रस्तुत करके जेल भेजा। इसके बाद में छत्तीसगढ़ पुलिस के जो
कर्मचारी नोएडा गए थे, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनके खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया है, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि महादेव एक्ट के अपराधियों को योगी की उत्तर प्रदेश की पुलिस संरक्षण दे रही है। वहीं इस मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार का दोहरा चरित्र सामने आ गया। हमने भारत सरकार को इस मामले में कानून बनाने के लिए लिखा है, लेकिन उन्होंने कानून नहीं बनाया, हमने कानून बनाया। भारतीय जनता पार्टी के इस गुमही चरित्र जो है वो सामने आ गया है। पिछले समय जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तो चिट फंड कंपनियां खूब आई, और जब एप पे कार्रवाई हुई और हमने भारत सरकार से को पत्र लिखा कि इसमें एक राष्ट्रीय स्तर पे कानून बनना चाहिए, तो उन्होंने बनाने से इनकार कर दिया। हमने बनाया जुआ सट्टा का कानून, उसे कड़ा किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक ने महादेव सट्टा ऐप पर सवाल उठाया। उन्होंने प्रदेश सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि शराब गांजा सट्टा खिलाने वालों को सरकार का संरक्षण है, सिर्फ दिखाने के लिए छोटी मोटी कार्रवाई करते रहते हैं। अगर सरकार की नीयत ठीक है तो आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और दूसरे प्रदेशों में अगर कार्रवाई करने जाते हैं तो वहाँ भी सहयोग देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में महादेव के बारे में सबको जानकारी है कि इनको संरक्षण किसके द्वारा दिया जा रहा है, और मैं तो ये आरोप लगाता हूं कि छत्तीसगढ़ में खुलेआम सरकार के संरक्षण में, चाहे वो शराब हो, गांजा हो या सट्टा हो, ऐसे खिलाने वाले लोगों को छत्तीसगढ़ की सरकार की खुलेआम संरक्षण है, जिसका लाभ वो ले रहे हैं। दिखाने के लिए छोटी मोटी कार्रवाई करते रहते हैं, लेकिन जब किसी भी प्रदेश में जाए तो मुझे लगता है कि उस प्रदेश को सूचना देनी चाहिए, और सूचना देने के बाद में उनसे सहयोग भी लेनी चाहिए। महादेव ऐप को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप की सियासत शुरू हो चुकी है, लेकिन इन सब से ऊपर उठकर कब सरकार सटोरियों पर शिकंजा कसने में कामयाब होगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का भविष्य खतरे में है। इस यूनिवर्सिटी में रोजगार के लिए 15 डिप्लोमा कोर्स चलाए जा रहे हैं, लेकिन 2 साल से परीक्षा ली ही नहीं जा रही। बार बार परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और फिर उसे रद्द कर दिया जाता है। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हैरान परेशान हैं। वजह है विश्वविद्यालय प्रबंधन का रवैया। इस यूनिवर्सिटी में 15 डिप्लोमा कोर्स संचालित हैं, जिसका उद्देश्य है युवाओं के लिए रोजगार के मौके बढ़ाना, लेकिन 1 साल का कोर्स 2 साल में भी पूरा नहीं हो पाया। प्रदेश में 50 से ज्यादा स्टडी सेंटर से हजारों की संख्या में स्टूडेंट डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, लेकिन 8 महीने पहले रोल नंबर जारी करने के बावजूद अब तक एग्जाम नहीं हो पाए। परीक्षा की तारीख बार बार आती है और रद्द हो जाती है। कई बार परीक्षा को नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन इंतजाम की कमी का हवाला देकर परीक्षाएं नहीं कराई गई। विद्यालय के अंदर कोई भी कोऑर्डिनेशन फिक्स नहीं है। हम स्टडी सेंटर वाले किससे बात करें ये कोई नहीं पता पाता। और इस कोर्स में जो बच्चे हैं वो मोस्टली प्रोफेशनल है, किसी काम धंधे या किसी सर्विस में कर रहे हैं। वो एक बार छुट्टी ले, 2 बार छुट्टी लेते, 12 बार छुट्टी ले, बड़ी परेशानी आती। कल मेरे 2 स्टूडेंट देवास से चले थे, वो बाइक से भोपाल आ रहे थे। अचानक रात को 8 बजे मैसेज आया कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया। वो वापस गए। अब कितनी परेशानी से कितने आते हैं, एक बार डिसाइड कर ले, वो फाइनल बताया एग्जाम कब होंगे। वैसे हम बच्चे 8 महीने करीब लेट हो गए सेशन में। ये कोर्स 1 साल का वो 1.5-2 साल में होने वाला है। अभी उससे बार बार चेंज करने से उनको परेशानी आ रही है। सब जॉब वाले बच्चे हैं। बार बार परीक्षाएं रद्द होने से स्टूडेंट्स परेशान हैं। इसी महीने 7 से 10 फरवरी तक परीक्षा की तारीख जारी की गई थी, लेकिन उसे भी बढ़ाकर 16 से 20 फरवरी तक कर दिया गया। डिप्लोमा कोर्स का मकसद युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाना था, लेकिन परीक्षाओं के फेर में फंसे स्टूडेंट्स मौजूदा रोजगार से भी हाथ धो रहे हैं। मनोज राठौर, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, भोपाल। जज, वकील, पुलिस, आरोपी कोर्ट में आमतौर पर तो यही लोग नजर आते हैं, लेकिन गाजियाबाद कोर्ट में घुस गया एक तेंदुआ और इसके बाद ऐसा हड़कंप मचा कि सब खौफजदा हो गए, दहशत में आ गए। तेंदुए ने कई को घायल कर दिया। देखिए तेंदुए का टेरर। अफरा तफरी, चीख पुकार, दहशत, खून से लथपथ लोग। हर कोई सहमा है, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। ये तस्वीरें गाजियाबाद की हैं। ऐसा लग रहा है मानो दंगा फसाद, बलवा या मारपीट हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ एक शिकारी ने मचाया है आतंक।
कोर्ट परिसर में मचा है ये हड़कंप। ये तस्वीरें देखिए, हाथ में फावड़ा और डंडा लेकर वकील उस शिकारी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उस पर नजर पड़ते ही इनके पैर उखड़ जाते हैं। ये फौरन अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन शिकारी इन पर हमला बोल देता है। बेहद फुर्तीला और दमदार तेंदुआ है ये। तेंदुआ इस शख्स पर छलांग लगाता है। हालांकि ये शख्स भी अपनी जान बचाने के लिए तेंदुए को धक्का देता है और तेंदुआ जमीन पर गिर जाता है। आसपास मौजूद लोग भागने लगते हैं। तेंदुए के हमले के दौरान न्यूज 18 के रिपोर्टर अमित राणा भी मौके पर मौजूद थे। उन्होंने भी अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों के रेस्क्यू में मदद की। सुरक्षा कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद तेंदुए को पिंजरे में कैद किया, लेकिन जब तक तेंदुआ कोर्ट परिसर में घूमता रहा, सभी खौफ के साए में रहे। तेंदुए ने इस दौरान कई लोगों को घायल कर दिया, लेकिन गनीमत रही कि तेंदुए के हमले में किसी की जान नहीं गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।